नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। भाजपा विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी निखत अंसारी की, जिनकी रात चित्रकूट जेल में गुजरी है। निखत अंसारी को कोर्ट से राहत नहीं मिली और उन्हें 5 दिन यानी 16 फरवरी तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। निखत को चित्रकूट जेल में ही रखा गया है, जहां उनके पति और भाजपा विधायक अब्बास अंसारी बंद है। न्यायिक हिरासत के दौरान पुलिस जरूरत के हिसाब से जेल में ही अब्बास की पत्नी निखत अंसारी से पूछताछ कर सकती है। साथ ही अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या अब एक ही जेल में रहेंगे मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी और निखत, या फिर अब्बास अंसारी के जेल को बदला जाएगा। अब्बास अंसारी की वाइफ थी, वो लखनऊ से आई थी अपने हस्बैंड से मिलने के लिए। ये प्रशासन जेल के अंदर ट्रैप करके, बाहर उनका ड्राइवर बैठा हुआ था, उससे मोबाइल लेके और ये दिखाया है कि मोबाइल अंदर से मिला है। हकीकत ये है कि बाहर से मोबाइल लेके ट्रैप करके, और 1.5 साल पहले की उनकी शादी हुई थी। गहने वो पहने हुए थे, वो दिखाते हैं कि गहने। और एलिगेशन ये है कि जेल प्रशासन के अंदर जाके वो इस तरह की घटना हो रही थी कि वो अपने हस्बैंड को वहाँ से उठा ले जाएंगे, भगा ले जाएंगे। तो ऑफेंस एलिगेशंस जो भी थे वो वेग थे। रिमांड की पुलिस द्वारा याचना की गई थी, जिसमें हम लोगों ने सक्सेसफुली बहस किया। डिफेंस की तरफ से भी बोला गया था कि वो सिर्फ रिमांड के लिए रिफ्यूज़ करने की बात तो नहीं कर रहे थे, सिर्फ कह रहे थे कि बेल दे दिया जाए महिला के नाते, जबकि उनके ऊपर इतनी गंभीर एलिगेशन लगाया गया है, जो आरोप लगाया गया उसमें रिमांड रिफ्यूज किया, बेल को अभी इसमें मिलने के कोई ग्राउंड नहीं है। तो गैर कानूनी तरीके से जेल में मुलाकात के बाद अब्बास निखत मामले में क्या क्या एक्शन लिया गया है वो जान लीजिए आप। मुख्तार अंसारी की बहू को जेल भेज दिया गया है। निखत अंसारी 5 दिन की न्यायिक हिरासत में है। एक ही जेल में अब्बास और उनकी पत्नी निखत को रखा गया। धारा 387, 222, 186, 506, 201, 120B, 195 के तहत यहाँ केस दर्ज किया गया है। वहीं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 और 34 में मुकदमा दर्ज हुआ है। जेल सुपरिटेंडेंट और जेलर समेत 8 को सस्पेंड कर दिया गया। जेल अधीक्षक अशोक सागर को भी सस्पेंड किया गया। जेलर संतोष कुमार भी सस्पेंड कर दिए गए हैं। डिप्टी जेलर पीयूष पांडे को भी सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं जेल के 5 वार्डन के खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया गया। राजीव कुमार सिंह को अब नया जेलर बना दिया गया है। वहीं देव शरण सिंह नए डिप्टी जेलर बना दिए गए हैं। तो इस तरीके से एक्शन लिया गया है इस पूरे मामले में। तो मुख्तार अंसारी की बहू निखत अंसारी जेल में बंद है। बताया जा रहा है कि 5 दिन के न्यायिक हिरासत में उन्हें भेज दिया गया है और जेल में ही वो जिस तरीके से रो रही थी, बताया ये जा रहा है कि रात में अंडा करी खाई है और काफी देर तक बेचैन दिखी। जेल सूत्रों के मुताबिक अब्बास अंसारी की पत्नी निखत अंसारी को महिला की सामान बैरिक में रखा गया है। सूत्र बताते हैं कि निखत ने गिरफ्तारी के बाद कुछ नहीं खाया था, तो वहीं जेल में रात में निखत ने अंडा करी खाई थी। मुश्किलों के इस निवाले को घुटकने के बाद आंसुओं में गुजरी निखत की पहली रात। एक तरफ 1 साल के बेटे की ममता, तो दूसरी तरफ परिवार की बढ़ती हुई मुश्किलों को लेकर निखत ने बड़ी मुश्किल में करवटें बदल बदल के यहाँ पे काटी है रात। एक ही जेल में होने के बावजूद अब्बास अंसारी और निखत अंसारी के बीच मीलों की दूरियां हैं। ज़ियाउल हक, एबीपी नेटवर्क, चित्रकूट। तो जिस तरीके से गैर कानूनी तरीके से मुलाकात की थी निखत ने जाकर अपने पति से, उसके बाद अब उन्हें जेल भेज दिया गया है। एक ही जेल में अभी तक दोनों को रखा गया है, लेकिन अभी सवाल है कि आगे भी दोनों को एक ही जेल में रखा जाएगा या फिर जेल बदले जाएंगे। खबरों में आगे रुक करते हैं। जौनपुर पहुंचे सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर निशाना साध दिया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहां आकर व्यवसाय किया है, उसी तरह से बाहर की कंपनियां यहां आ रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों का निजीकरण होने से युवाओं को नौकरियां मिलनी बंद हो जाएंगी, क्योंकि जब सरकारी विभाग निजी हो जाएंगे तो नौकरी मिलने का सवाल ही नहीं बनता। रामचरितमानस को दिए गए अपने बयान पर उन्होंने कहा कि कुछ धर्म के ठेकेदार धर्म के नाम पर महिलाओं और दलितों का शोषण करते हैं। धर्म के इस ठेकेदारी को बंद करने के लिए आवाज उठा रहा हूं। भाजपा सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे देश को लूटकर इंग्लैंड पैसा ले जाती थी, वैसे ही ये भाजपा सरकार पूरे देश को लूटकर अपने चहेते उद्योगपति अदानी और अंबानी की तिजोरी भर रही है।
तो इस समिट पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या क्या सवाल उठाए हैं वो आप जानिए। इन्वेस्टर समिट बेकार है, स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से कहा गया। साथ ही कहा कि कोई रोजगार इससे नहीं मिलने वाला। वो इतना ही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह बाहरी कंपनियां अब यहाँ पर आ रही हैं। सरकारी विभागों का निजीकरण होने से नुकसान होगा, निजीकरण होने से नौकरियां मिलना बंद हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, कोई फायदा नहीं इस समिट का। और साथ ही सरकार पर भी आतंक कसा है। कहा ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ही बाहरी कंपनियां अब यहाँ पर आ रही हैं। तो कैबिनेट मंत्री कपिल देव शर्मा ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर पलटवार किया है, सुनिए। देखिए, विपक्ष को कुछ सूझ नहीं रहा है। और जब मैंने एक बार पहले भी कहा था कि जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर लेही, अब उनकी मति जो है वो काम नहीं कर रही है और विभिन्न प्रकार की गैर जिम्मेदाराना बातें लगातार कर रहे हैं। पूरी दुनिया देख रही है कैसे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पूरी दुनिया के लोग, देश के लोग, व्यापारी, उद्यमी, व्यापारियों से बात करें। तो एक और स्वामी प्रसाद मौर्य जो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, तो वहीं सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह ने अपनी ही पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कहा है कि श्री राम के चरित्र पर टिप्पणी करने वाला ना तो सनातनी हो सकता है और ना ही समाजवादी हो सकता है, वो सिर्फ एक विकसित प्राणी हो सकता है। जब भी कोई राम के चरित्र पर या धर्म के आस्थाओं पर कुठारघात करने का काम करेगा, मैं उसके विरोध में सबसे पहले सीना तान कर खड़ा हो जाऊंगा। जिस व्यक्ति ने ऐसा कहा उस व्यक्ति को भगवान सद्बुद्धि दे। ये मेरा तो भाग्य है कि वो मेरे ही दल के नेता है और मेरे दल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जब उस नेता के मुंह से निकली बात मेरे हृदय को कचोटने लगी, मुझे पीड़ा देने लगी, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में खड़े होकर मैंने मीडिया के माध्यम से ये कहने का साहस उठाया कि राजनीति रहे ना रहे, विधायक रहूं ना रहूं, आगे टिकट रहे ना रहे, लेकिन धर्म को बचाने के लिए और धर्म के साथ खड़े करने के लिए आपका भाई, आपका बेटा, आपका सेवक खड़ा रहेगा। और मैंने सबसे पहले कहा कि जो इस तरह की बात कर रहे हैं ना तो सनातनी हो सकते हैं ना समाजवादी हो सकता है तो सिर्फ एक विक्षिप्त प्राणी हो सकता है, जो केवल विक्षिप्त प्राणी हो सकता है। तो सपा विधायक ने ही अब स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ यहाँ मोर्चा खोल दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य जिन्होंने रामचरितमानस को लेकर एक के बाद एक कई बयान दिए, अब पार्टी के अंदर ही उनका विरोध यहाँ देखा जाने लगा है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जो चौतरफा निंदा उनकी लगातार हो रही है, लेकिन वो अपने बयान पर अडिग है और कहते हैं कि मैं अपना बयान नहीं बदलूंगा, ना माफी मांगूंगा। उनकी तरफ से ये साफ कहा जाता है। तो राम पर गलत बोलने वाला ना समाजवादी हो सकता है ना ही सनातनी हो सकता है। इस तरीके से समाजवादी पार्टी के अंदर ही अब विरोध की शुरू उठ रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए। तो रामचरितमानस को लेकर जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने कई बयान दिए हैं, अब उनके विरोध में लगातार अब सपा विधायक ही सामने आ रही हैं। मानव पे या प्रभु राम के चरित्र पे कोई टिप्पणी कर रहा है, ना तो वो सनातनी हो सकता है ना सच्चा समाजवादी हो सकता है। बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे किसी चौपाई पे या रामचरितमानस पे टिप्पणी कर रहे हैं तो ये अमर्यादित स्थिति पैदा कर रहे हैं। और अगर हम जनप्रतिनिधि हैं तो मुझे इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जनसेवा की बात करते हैं तो उस जनसेवा में हमारी की गई टिप्पणी से कितने लोगों के मन को ठेस पहुंच रही है, कितने लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं, भावनाओं पे कुठाराघात हो रहा है। हम नेताओं को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। और अब बात G20 की। आगरा में G20 समिट का आज दूसरा दिन है। आज भी कई सत्रों में महिला सशक्तिकरण पर चर्चा होगी। वहीं शाम को ताजमहल का डेलीगेशन दीदार करेगा। इस मौके पर ताजमहल में पर्यटकों का प्रवेश सीमित रहेगा। कल शाम को भी दिन भर परिचर्चा के बाद शाम को आगरा किला में डेलीगेट्स के लिए हाई टी का इंतजाम किया गया था, जहां उन्होंने भारत की सांस्कृतिक झलक भी देखी। तो आज G20 समिट के दिन क्या रहने वाला है, आपको बता रहे हैं हमारे संवाददाता नितिन उपाध्याय। आगरा में चल रही G20 समिट का आज दूसरा और आखिरी दिन है और आज भी तमाम सत्रों में ये चर्चा होगी कि दुनिया में आधी आबादी को किस तरह से एम्पावर किया जाए। अब देख सकते हैं कि ये जो होटल ताज एंड कन्वेंशन सेंटर में इस समय G20 समिट चल रही है। तमाम
देशों के जो डेलीगेट्स हैं यहीं रुके हुए और यहीं इस एक हॉल में लगातार तमाम अलग अलग सेशंस में भी कल भी चर्चा रही और आज भी अलग अलग सत्रों में लगातार इस बात पर चर्चा होने वाली है कि किस तरह से महिलाओं को बिजनेस वर्ल्ड में उनको किस तरह से उनको लीडरशिप दी जाए, डिजिटल स्किलिंग से लेकर किस तरह से उनको हर एक क्षेत्र में एम्पावर किया जाए। इसको लेकर कल भी लगातार कई सारे सत्रों में बड़े स्तर पर ये चर्चा देखने को मिली। किस तरह से सेल्फ हेल्प ग्रुप से लेकर और भी जो तमाम जो बिजनेस वर्ल्ड में किस तरह से उनको एम्पावर किया जाए। स्मृति ईरानी जो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, कल शाम को उन्होंने प्रेस वार्ता करके ये बताया कि किस तरह से हिंदुस्तान जो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है वहाँ आधी आबादी को किस तरह से हक और अधिकार दिए जा रहे हैं। और आज भी आप देख सकते हैं कि तमाम जो डेलीगेट्स हैं, तमाम जो ऑफिसर्स हैं, लगातार होटल में यहाँ पहुँचना उनका शुरू हो गया है। करीब सुबह 10:30 बजे से तमाम अलग अलग सेशंस में चर्चाएं होनी है। शाम को पूरा जो डेलीगेशन है वो ताजमहल का दीदार करेगा और इस समय कुछ लिमिटेड एक्सेस दी जाएगी, यानी कुछ बंदिशों के साथ ताजमहल में पर्यटकों को तो प्रवेश मिलेगा, लेकिन इस पूरी कहा जाए डेलीगेशन के लिए ताज का जो दीदार है उसको यादगार बनाने के लिए विशेष इंतज़ाम किए गए हैं। ताजमहल में एक एग्जीबिशन लगाई गई है जिसमें ये बताया जाएगा कि ताजमहल का मुग़ल दौर से लेकर आधुनिक समय में किस तरह से ताजमहल का क्या इतिहास रहा है, इनले वर्क से लेकर ताज और आगरा की तमाम जो हिस्टोरिकल जो फैक्ट्स हैं उसको भी एग्जीबिशन के ज़रिए दिखाया जाएगा। तो कुल मिला के कहा जाए आज भी तमाम सत्रों में लगातार महिला सशक्तिकरण पर चर्चा होनी है और जो डेलीगेट्स आगरा पहुंचे हुए हैं वो प्रशासन के वार्म वेलकम से और जो कल जिस तरह से जो आगरा किले में भी उनको बहुत शानदार उनकी शाम रही है उसको लेकर वो काफ़ी ज़्यादा गदगद नज़र आ रहे हैं। आगरा से नितिन उपाध्याय, ABP गंगा। और अब बड़ी खबर मथुरा से है। मथुरा में आज श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास की बैठक होने जा रही है। मथुरा वृंदावन के प्रमुख साधु संत इस बैठक में शामिल रहेंगे। महामंडलेश्वर, वकील, स्थानीय लोग भी इस बैठक में रहने वाले हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर यहाँ रणनीति बनेगी और अहम दस्तावेजों को लेकर भी यहाँ मंथन किया जाएगा। रामचरितमानस, सनातन धर्म पर बयानबाजी रोकने पर भी यहाँ पर चर्चा होने वाली है। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जो जुड़े हुए अहम दस्तावेज हैं उन पर भी मंथन होने जा रहा है। इस बैठक में साधु संत रहने वाले हैं, महामंडलेश्वर रहेंगे, वकील मौजूद रहने वाले हैं और इसी के साथ स्थानीय लोग भी इस बैठक में रहने वाले हैं। तो मथुरा में आज ये बड़ी बैठक होने जा रही है। तो मथुरा में जन्मभूमि का धर्म संसद, अब आप जान लीजिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए ये बैठक यहाँ पर हो रही है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के बैनर तले इस बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में मथुरा वृंदावन के प्रमुख संत रहने वाले हैं। महामंडलेश्वर इसमें बैठक में मौजूद रहेंगे, मथुरा के वकील और इसी के साथ स्थानीय लोग इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए रणनीति यहाँ पर बनेगी और मामले से संबंधित अहम दस्तावेजों पर भी यहाँ विशेष तौर पर मंथन किया जाएगा। ऐतिहासिक दस्तावेज, राजस्व और धर्म ग्रंथों के बारे में भी यहाँ मंथन होगा। रामचरितमानस और सनातन धर्म पर गलत टिप्पणी को रोकने के लिए भी यहाँ पर चर्चा होने वाली है। तो आज बड़े मुद्दों को लेकर के ये बड़ी बैठक यहाँ होने जा रही है। इस बैठक में साधु संत मौजूद रहने वाले हैं, मथुरा के वकील रहेंगे, स्थानीय लोग भी इस बैठक में वहां पर मौजूद रहेंगे, महामंडलेश्वर इस बैठक में शामिल रहने वाले हैं। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के बैनर तले इस बड़े बैठक का आयोजन किया गया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए इस बैठक का आयोजन और बड़ी रणनीति इस बैठक में बनेगी। और सीधा रुख करते हैं अब इस वक्त आ रही बड़ी खबर का। आज दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। पहले फेज में सोहना से दौसा के बड़का पाड़ा तक ये निर्माण हुआ है। 246 किलोमीटर की परियोजना में 17,112 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। धनावड़ गांव में एक जनसभा को भी प्रधानमंत्री संबोधित करने जा रहे हैं। तो पहले फेज का उद्घाटन प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाएगा और इससे अब दिल्ली से लेकर के जयपुर तक की दूरी बहुत कम हो जाएगी। जहां पहले आपको अधिक समय लगता था वो वक्त अब बहुत कम हो जाएगा। इसके उद्घाटन के साथ ही निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे के पहले फेज का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आज दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से होगा। 246 किलोमीटर की परियोजना में तकरीबन 17,112 करोड़ रुपए का खर्च आया है। इसके बाद धनावड़ गांव में एक जनसभा को पीएम नरेंद्र मोदी संबोधित करने जा रहे हैं। तो लगातार 2014 के बाद से ही देखा जा रहा है कनेक्टिविटी को लेकर के केंद्र काम कर रही है और इसको विकास पर फोकस किया जा रहा है।
आज दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। पहले फेज का ये उद्घाटन होगा। तो ये पहले फेज में सोहना से दौसा के बड़कापाड़ा तक ये निर्माण हुआ है। इस बुलेटिन में फिलहाल के इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।